welcome back to Pill Talk. Hope you all are doing well. So, in this second part of our series on hyperlipidemia, we'll be discussing hyperlipidemic drugs. We'll cover their targets, classifications, and we will explore some specific drugs like statins, bile acid sequestrants, fibrates, nicotinic acids, etc. So, let's get started. So, what are hyperlipidemic drugs? Hyperlipidemic drugs नाम से पता चल रहा है लिपिड लोअरिंग ड्रग्स हैं एंड दीज आर द मेडिकेशंस डिज़ाइन टू रिड्यूस लिपिड लेवल्स इन द ब्लड। ये टारगेट करती हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को ताकि कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को ब्लड में कम किया जा सके और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के रिस्क को कम किया जा सके। तो हम ये देख लेते हैं हमारे हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स के टारगेट्स क्या होते हैं। दो तरह के टारगेट हो सकते हैं। एक हमारा एंडोजिनस कोलेस्ट्रॉल जो लिवर में सिंथेसाइज हो रहा है, इसके अलावा एक्सोजिनस कोलेस्ट्रॉल जो हम डाइट से ले रहे हैं। तो एंडोजिनस कोलेस्ट्रॉल को टारगेट करने वाली कुछ ड्रग्स हैं स्टैटिन्स, फिब्रेट्स, निकोटिनिक एसिड, और इसके अलावा एजेंट्स जो एक्सोजिनस कोलेस्ट्रॉल को टारगेट करते हैं वो हैं कोलेस्ट्रॉल अपटेक इनहिबिटर्स, एज़ेटिमाइब, बाइल एसिड बाइंडिंग रेजन्स या इनको हम बाइल एसिड बाइंडिंग रेजन्स के अलावा बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स भी कहते हैं। कोलिस्टाइपोल आ जाता है, इसके अंदर कोलिस्टाइरामीन है एंड कोलिसिवलेम भी है। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोलिपिडेमिक एजेंट्स। हम पहले ये देख लेते हैं कि हाइपोलिपिडेमिक एजेंट्स कौन कौन से आ जाते हैं। हम उनके पहले नाम देख लेते हैं, देन हम उनको बारी बारी से डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले तो HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स, जिनको हम स्टेटिन्स भी कहते हैं क्योंकि इन सब के नाम एक जैसे हैं, एंड पर एक ही वर्ड आ रहा है स्टेटिन स्टेटिन स्टेटिन, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज स्टेटिन्स ग्रुप्स। लोवास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन, प्रावास्टेटिन, एटोरवास्टेटिन, रोजुवास्टेटिन, फ्लूवास्टेटिन एंड पिटावास्टेटिन। तो हमें यहीं से याद हो जाता है कि जहाँ पर एंड पर स्टेटिन आ रहा है वो HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स। बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स 3 हैं, कोलिस्टाइरामीन, कोलिस्टाइपोल एंड कोलिसिवलेम। उसके आगे आ जाते हैं नंबर 3 पे फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स। फिब्रेट्स आर कोलोफिब्रेट, जेमफिब्रोजिल, फेनोफिब्रेट एंड बेजाफिब्रेट। नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 4 पे इनहिबिटर्स ऑफ लाइपोलिसिस एंड ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस। उसमें एक ही है निकोटिनिक एसिड्स। नंबर 5 पे हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड्स, एकोसा पेंटेनोइक एसिड्स, एकोसा पेंटेथाइल। नंबर 6 पे हैं PCSK9 इनहिबिटर्स, एलिडोक्यूमाब, इवोलोक्यूमाब। एंड नंबर 7 पे है कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर एज़ेटिमाइब। सो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 पे HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स ऑल्सो नोन एज statins. Statins are the most commonly prescribed hypolipidemic drugs, and we can see from that diagram that they work by inhibiting HMG coenzyme A reductase, an enzyme crucial for cholesterol synthesis in the liver. हम ये फ्लो चार्ट डायग्राम से भी देख सकते हैं। हो क्या रहा है, एसिटल कोएंजाइम A से HMG कोएंजाइम A बनता है। किस एंजाइम की प्रेजेंस से बनता है वो साइड पे लिखा हुआ है, HMG कोएंजाइम A सिंथेज की प्रेजेंस में ऐसा होता है। उसके बाद फर्दर आगे HMG कोएंजाइम A कन्वर्ट हो जाता है मेवालोनिक एसिड में। अब ये कन्वर्जन किस एंजाइम की प्रेजेंस में हो रही है, वो है जी HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज। मेवालोनिक एसिड आगे से मेवालोनेट पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। मेवालोनेट पायरोफॉस्फेट आगे से आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट से आगे बन जाता है गैरानाइल पायरोफॉस्फेट। नेक्स्ट चीज़ बनती है फेर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट और उसके आगे से स्क्वेलिन। स्क्वेलिन आगे से कन्वर्ट हो जाता है कोलेस्ट्रॉल में, और ये एक एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्जन होती है। दैट द नेम ऑफ द एंजाइम इज स्क्वेलिन सिंथेज। अब फेर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट डोलिकोल्स भी बनाते हैं और यूबिक्विनोन्स भी बनाते हैं। अब ये यूबिक्विनोन्स क्या हैं, बेसिकली दीज आर कोएंजाइम Q10 जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज़ होते हैं। इसके अलावा डोलिकोल्स हमारे सेलुलर लाइक सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में यूज़ हो रहे होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर डोलिकोल्स का एजिंग में भी रोल होता है। इसके अलावा यूबिक्विनोन्स का ATP की प्रोडक्शन में रोल है, एनर्जी में रोल है। तो ये जो पाथवे चल रहा है इसके अंदर सबसे स्टार्ट पे HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज जब इनहिबिट हो जाता है तो ये सारा पाथवे वहीं स्टॉप हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज नहीं होता, तो ये डिनोवो सिंथेसिस को रोकते हैं स्टैटिन्स। तो नेक्स्ट हमने मैकेनिज्म समझ लिया है और अब हम ये देख लेते हैं कि HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स का प्रॉपर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हमने लिखना हो तो हम क्या बात करेंगे। अच्छा, अगर इसकी फुल फॉर्म देखी जाए तो फुल फॉर्म क्या है इस एंजाइम की, 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए।
तो स्टैटिन इस वाले एंजाइम को जाके इनहिबिट करते हैं। उसको इनहिबिट करने की वजह से जो ब्लड में एलडीएल का लेवल होता है वो कम हो जाता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, जिससे अल्टीमेटली कोरोनरी इवेंट्स का रिस्क कम हो जाता है और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का रिस्क भी कम हो जाता है, हम उसको मैनेज कर पाते हैं। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर लिखेंगे तो पहली बात ये हम देख चुके हैं कि नंबर 1 पॉइंट है कि जो डिनोवो सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल रुक रही है, इनहिबिट हो रही है, जिससे अल्टीमेटली इंट्रासेलुलर लिवर के अंदर जो सप्लाई है कोलेस्ट्रॉल की वो रुक रही है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दूसरा पॉइंट ये होता है, बन सकता है कि जब इंट्रासेलुलर कोलेस्ट्रॉल की सप्लाई रुक गई है तो लिवर सेल्स क्या करते हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि वो अपने सेल्स की सरफेस पे एलडीएल रिसेप्टर्स को इंक्रीज़ करवा दें। अब उससे क्या होगा, आसपास ब्लड में जितना भी एलडीएल तैर रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा, वो आ जाएगा लिवर सेल्स के पास और आके वहाँ पर बाइंड करना शुरू कर देगा। अब जब वो बाइंड होगा तो लिवर सेल्स उसको अपने अंदर इंटरनलाइज कर लेंगे, अल्टीमेटली ब्लड में एलडीएल का लेवल कम हो रहा है। तो हमारा मेन टारगेट ये है कि हमने ब्लड में एलडीएल का लेवल कम करना है ताकि हम प्लाक फॉर्मेशन को रोक सकें, ताकि हम जो भी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो रही है आर्टरीज के अंदर, वेसल्स के अंदर, वो हम रोक सकें। तो इससे अल्टीमेटली हमारा गोल अचीव हो रहा है। 2 तरीक़ों से ये काम कर रहे हैं, पहला तो इनहिबिट कर रहा है ये कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को, दूसरा ये क्या कर रहा है कि एलडीएल के सेल सरफेस रिसेप्टर्स की अप रेगुलेशन करवा रहा है, जिसकी वजह से जितना भी एलडीएल सर्कुलेट कर रहा है ब्लड के अंदर वो सारा का सारा इंटरनलाइज हो जाएगा लिवर के अंदर। ओके, नाउ थेरापेटिक यूजेस की बात करें, हमें वो पहले ही पता चल गया कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के रिस्क को कम करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं स्टेटिन्स, और इसके अलावा जितने भी टाइप्स ऑफ हाइपरलिपिडीमियास हमने पढ़े हैं उनमें यूज़ हो सकते हैं। हमने टाइप्स पढ़ी थी हाइपरलिपिडीमियास की, हाइपरलिपिडीमिया की वीडियो के अंदर जो पार्ट 1 है इस सीरीज़ का, उसका लिंक मैं सामने मेंशन कर दूंगी। ओके, नाउ एडीआरस पे अगर बात करें तो स्टेटिन्स मायोपैथी करवाते हैं लेस देन 1/1000, मतलब इतना चांस है कि मायोपैथी हो जाए। अब मायोपैथी क्या है? बेसिकली मायोपैथी इज़ मसल्स की कोई भी पैथोलॉजी या मसल्स की कोई भी डिजीज़, जिसमें मोस्ट कॉमनली इज़ रेप्डोमायोलाइसिस। रेप्डोमायोलाइसिस क्या होता है? स्केलेटल मसल्स की डिसइंटीग्रेशन को कहते हैं। और मायल्जिया क्या है? मायल्जिया इज़ मसल स्पेन, जो कि इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है स्टैटिन्स का। रेप्डोमायोलाइसिस क्यों होता है? मसल्स बड़े वीक हो जाते हैं ये स्टैटिन्स के यूज़ से। ऐसा इसलिए हो रहा होता है कि इसका एक पॉसिबल अगर हम देखें मैकेनिज़्म ये हो सकता है, जो हमने इसका मैकेनिज़्म पढ़ा है, समझा है, असल में हो क्या रहा है कि जब कोएंजाइम Q10 की सिंथेसिस भी रुक रही है, अब हमें पता है कि वो एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व था। जब एनर्जी नहीं मिल रही मसल्स को तो अल्टीमेटली मसल्स वीक हो जाएंगी, उनकी डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। So that could be the possible way how rhabdomyolysis is occurring. So next move on towards the number 2 type, bile acid sequestrants, also known as bile acid resins. Bile acid sequestrants का मैकेनिज्म समझने के लिए हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बाइल एसिड नॉर्मली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब रिलीज होते हैं तो वहाँ पर फैट की एमल्सिफिकेशन करवाते हैं और उसके बाद कुछ हद तक कुछ बाइल जो होता है वो वापस से रीअब्जॉर्ब भी हो जाता है। अब हमें ये भी चीज़ पता है कि बाइल एसिड्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल का कुछ कंटेंट मौजूद होता है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम बाइल एसिड रेजिन्स देते हैं और ये अपना काम कैसे करते हैं अब हम उसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं। होगा क्या कि जब बाइल एसिड रेजिन्स जो हैं, जब हम उसको एडमिनिस्टर करवाएंगे ओरली, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे और जो भी जितना भी बाइल एसिड पड़ा होगा वहाँ पे, ये रेजिन्स क्या करेंगे, ये उसके साथ बाइंड कर जाएंगे। अब वो जो एक रेजिन का और बाइल एसिड का कॉम्प्लेक्स सा बन जाएगा, वो अल्टीमेटली अब्जॉर्ब नहीं होगा, वो फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा बॉडी से। अल्टीमेटली बाइल एसिड की कंसंट्रेशन कम होने लगेगी, एक टाइम आएगा। अब हेपेटोसाइट्स को फील होगा कि बाइल एसिड तो वापस से रीअब्जॉर्ब होके नहीं आ रहा है, तो वो करेगा, वो आगे से अपने अंदर इंट्रासेलुलरली क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करने लग जाएगा बाइल एसिड्स के अंदर। अल्टीमेटली अपने अंदर मौजूद कोलेस्ट्रॉल जो है वो यूज़ हो रहा है बाइल एसिड्स को बनाने में। अब यहाँ पर उसके पास इंट्रासेलुलर कोलेस्ट्रॉल की डिप्लीशन का भी एक खतरा है। उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए वो साथ साथ ये भी करेगा कि अपने लिवर सेल्स को कहेगा कि अपने ऊपर अपटेक करवाना शुरू कर दो एलडीएल पार्टिकल्स का। एलडीएल के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल पैकेज हुआ होता है क्योंकि उसको ज़रूरत है, लिवर सेल्स को, हेपेटोसाइट्स को ज़रूरत है कोलेस्ट्रॉल की। तो अल्टीमेटली एलडीएल पार्टिकल्स जितने भी सर्कुलेट कर रहे होंगे ब्लड के अंदर, वो खुद ब खुद आएंगे और आके बाइंड करना शुरू कर देंगे उन सरफेस के ऊपर मौजूद रिसेप्टर्स के साथ। जब रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेंगे वो उसको अपने अंदर इंटरनलाइज कर लेगा और अल्टीमेटली वो कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट होने लग जाएगा बाइल एसिड में। बाइल एसिड खुद ब खुद हम करवा ही यही चीज़ रहे हैं कि वो जैसे ही रिलीज़ होगा और हम उसको दोबारा रीअब्जॉर्ब नहीं होने देंगे और अल्टीमेटली बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल, LDL-C का लेवल कम हो जाएगा।
बाइल एसिड रेजिन्स के थेरापेटिक यूजेस की अगर बात करें तो हम इसे टाइप 2A टाइप 2B में यूज़ करवा सकते हैं। टाइप 2A और टाइप 2B क्या है, हाइपरलिपिडीमिया की टाइप्स हैं। ओके और इसके अलावा प्रोराइटिस जो बाइल एसिड्स के एक्यूमुलेशन की वजह से हो जाता है वहाँ यूज़ करवा सकते हैं। इसके अलावा हम इसे स्टैटिन्स के साथ कॉम्बिनेशन में भी यूज़ करवाते हैं। इसके जो ADRs हैं वो ज़्यादातर GIT रिलेटेड ही हैं, जिनमें सबसे एक बड़ा हाईलाइटेड सा एक ADR है, वो है जी फ्लैटुलेंस, कॉन्स्टिपेशन। ऐसा इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि फैट्स की मल्सिफिकेशन नहीं हो पा रही, क्योंकि हम तो बाइल एसिड को कॉम्प्लेक्स बना के बॉडी से निकलवाते जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली फ़ैट्स की मल्सिफिकेशन नहीं हो रही, फैट्स नहीं टूट रहे जो भी डाइट के थ्रू आ रहे हैं, तो उसकी वजह से फ्लैटुलेंस, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन और जैसे कुछ इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा विटामिन A, D, E और K की एब्जॉर्प्शन भी इम्पेयर्ड हो जाती है क्योंकि फैट्स की मल्सिफिकेशन नहीं हो रही है, और ये फैट सोलुबल वाइटामिन हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं नंबर 3 पे, फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स विच आर ऑल्सो नोन एज फिब्रेट्स। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर फिब्रेट्स की बात करें तो वो क्या करते हैं, एक जीन ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटिंग रिसेप्टर होता है जो कि लिवर और फैट और मसल्स में मौजूद होता है। उस रिसेप्टर का नाम है पेरोक्सीसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर अल्फा, PPAR अल्फा शॉर्ट फॉर्म उसकी। अब ये जब रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है तो ये रिसेप्टर आगे से क्या करता है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज की एक्टिविटी को बढ़ाता है। अब अगर आपको याद हो तो हमने इसी सीरीज़ के पार्ट 1 वाली वीडियो में हमने देखा था कि लाइपोप्रोटीन लाइपेज क्या कर रहा था। लाइपोप्रोटीन लाइपेज क्या करता था, बेसिकली ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता था, तो अल्टीमेटली हमारे लिए अच्छा काम कर रहा था। लाइपोप्रोटीन लाइपेज की जब एक्टिविटी बढ़ जाती है तो अल्टीमेटली ब्लड में तैरने वाला जितना भी ट्राइग्लिसराइड्स है वो कम हो जाता है, तो अल्टीमेटली ये लिपिड के लेवल को कम कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। अब अगर इसके थेरापेटिक यूजेस की बात की जाए तो ये हम हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया में यूज़ करवा सकते हैं, टाइप 3 हाइपरलिपिडीमिया में यूज़ करवा सकते हैं। इसके अलावा फिब्रेट्स क्या करते हैं, बेसिकली वो एपोलाइपोप्रोटीन A1 एंड A2, ये वो 2 लाइपोप्रोटीन्स हैं जो मेजरली HDL के कंपोनेंट्स का हिस्सा हैं। तो ये वो 2 एपोलाइपोप्रोटीन्स हैं जो HDL के अंदर इनकॉर्पोरेट होती हैं। तो अल्टीमेटली जब ये सिंथेसाइज हो रही होंगी तो उतना ज़्यादा HDL हमारा बनेगा, और HDL हमारा गुड कोलेस्ट्रोल है, तो इस तरह से भी हमें ये फ़ायदा दे रहे हैं फिब्रेट्स। इसके ADRs की बात करें तो माइल्ड GI डिस्टर्बेंसेज होती है, मायोसाइटिस हो जाता है, मतलब मसल्स की इन्फ्लेमेशन, एंड इसके अलावा गालस्टोन्स इसका एक ADR है जो कि बहुत रेयर होता है। नंबर 4 इज़ निकोटिनिक एसिड। निकोटिनिक एसिड ऑल्सो नोन एज नियासिन। अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका देखें तो ये बेसिकली क्या करता है, ये एडिपोज टिश्यू के अंदर हो रही होती है जो लिपोलिसिस, उसको जाके इनहिबिट करता है। और ये कैसे करता है, वहाँ पर एक एंजाइम होता है लाइपेज जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स इनटू फ्री फैटी एसिड्स, तो ये उस एंजाइम को जाके इनहिबिट करते हैं। That will decrease the release of free fatty acids into the bloodstream, reducing availability for hepatic triglyceride synthesis. अगर इसके थेरापेटिक यूजेस की बात करें तो टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5 के हाइपरलिपिडीमिया में हम इसको यूज़ करवा सकते हैं। और इस तरह से ADRs की अगर बात करें तो इंटेंस क्यूटेनियस फ्लशिंग इसका एक साइड इफेक्ट है, इचिंग, हेडेक, नोजिया, दीज आर द ADRs ऑफ निकोटिनिक एसिड्स। Number 5 is omega-3 fatty acids. If we talk about its mechanism of action, they are essentially fatty acids that are predominantly used for triglyceride lowering. Essential fatty acids inhibit VLDL and triglyceride synthesis in the liver. They basically inhibit एक एंजाइम है जी, उसका नाम डाईएसाइल ग्लिसरॉल एसाइल ट्रांसफरेज, DGAT भी उसको कहते हैं। और ये एंजाइम क्या कर रहा होता है, डाईएसाइल ग्लिसरॉल की कन्वर्जन कर पा रहा होता है नॉर्मली ट्राइग्लिसराइड्स में। जब हम इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे तो अल्टीमेटली ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस को हम स्टॉप करवा रहे हैं डाईएसाइल ग्लिसरॉल से। अब वो सिंथेसिस जब नहीं होगी तो अल्टीमेटली ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल जो है वो बॉडी में कम हो जाएगा। अगर इसके थेरापेटिक यूजेस की बात करें तो ओवर द काउंटर और फिश ऑयल कैप्सूल्स जो हैं वो सप्लीमेंटेशन के तौर पे यूज़ किए जा सकते हैं, एंड इट कैन बी यूज एज एडजंक्ट टू अदर थेरापीज़। अगर इसके ADRs की बात की जाए तो GI इफेक्ट्स आते हैं, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, डायरिया, और इसके अलावा क्योंकि ये फ़िश ऑयल कैप्सूल्स होते हैं तो फिशी आफ्टर टेस्ट इसका एक साइड इफेक्ट कंसिडर किया जा सकता है। Number 6, PCSK9 inhibitors. They are basically a newer class of hypolipidemic drugs that work by inhibiting the protein or enzyme PCSK9. इसकी फुल फॉर्म है जी प्रो प्रोटीन कन्वर्टेज सबटिलिसिन कैक्सिन टाइप 9। और ये एंजाइम क्या कर रहा होता है, ये नॉर्मली LDL रिसेप्टर्स की डेग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हमें तो LDL रिसेप्टर्स चाहिए हैं ताकि आसपास जितना भी LDL ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है वो इन्हीं LDL रिसेप्टर्स के ऊपर आके अटैच हो और वो इंटरनलाइज हो जाए लिवर के अंदर। अगर ये एंजाइम उनकी डेग्रेडेशन करवाता जाएगा तो मेरे पास LDL के रिसेप्टर्स कम पड़ जाएंगे। इसीलिए क्यों ना इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया जाए। तो
PCSK9 इनहिबिटर्स इसी तरह से काम कर रहे हैं। अब अगर इसके ADRs की बात करें तो इंजेक्शन साइट रिएक्शंस आ सकते हैं, इम्यूनोलॉजिक या कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस आ सकते हैं। बेसिकली ये जो दो ड्रग्स इसके अंदर आती हैं, एलिडोक्यूमाब एंड इवोलोक्यूमाब, ये दोनों ही मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, तो इसलिए चांसेस हैं कि कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस इनसे आ जाए। Number 7 is cholesterol absorption inhibitors. They work by inhibiting the absorption of cholesterol in the small intestine. और ये अपना काम कैसे कर रहे हैं, ये क्या करते हैं, इंटेस्टाइन में मौजूद एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है जिसका नाम है Niemann-Pick C1 like 1 NPC1L1 शॉर्ट फॉर्म। जब इस प्रोटीन को जाके इनहिबिट कर देते हैं तो ये प्रोटीन नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल होती है एब्जॉर्प्शन के लिए, तो इस तरह से कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती इंटेस्टाइन के थ्रू, और इस तरह से अल्टीमेटली जो भी हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो कम हो जाता है। अगर ADRs की बात करें तो कोई स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट रिपोर्टेड नहीं है एक्सेप्ट रिवर्सिबल हेपेटिक डिसफंक्शन एंड रेयरली मायोसाइटिस हैज बीन नोटेड विद एजिटिमाइब। And with this, thank you for joining me in this detailed discussion on hyperlipidemia. Don't forget to like, subscribe and hit the notification bell icon for more insightful videos. Stay healthy and stay informed.